गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 13 जून पर पहुंच चुके हैं और आज संडे है और आज हम करने वाले हैं जो मैप रिलेटेड एमसीक्यूज आपके होने हैं। यहाँ पर कोशिश यही करी जाएगी कि एग्जाम से पहले कम से कम हम अपने जो मैप के 500 एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करें, जिसमें से 100 प्लस पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैप के। तो हम यहाँ पे आसियान बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। देन यहाँ पे नेशनल पार्क को लेकर 2 क्वेश्चंस होंगे, G20 कंट्रीज को, माधव नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे, एलएलसी के बारे में जानेंगे, रामसर कन्वेंशन, मुकुंदरा नेशनल पार्क, नियोम सिटी एंड फाइनली बसंचर आइलैंड के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है। आई होप आपको जो YouTube के ऊपर हमारे वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे। नहीं मिल रहे, इन दैट केस आपको जो बेल आइकन होता है इसे प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा सो दैट ऑल द नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। अभी बहुत जल्दी इको के एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी यहाँ पर लाए जाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा इफ यू प्रेस द बेल आइकन एज वेल एज द ऑल बटन। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट that matters. Now, this kind of attitude is required during the UPSC preparation and even after that as well. Now, इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली कोटेशन कहने की क्या कोशिश कर रही है आपको स्टोरी के बाद समझ में आ जाएगा। तो एक बार हुआ क्या, दे वर 2 डिफरेंट सेल्स पर्सन जो एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों की जो सेल्स थी वो ठीक ठाक चल रही थी। यहाँ पर एक की सेल थोड़े टाइम के बाद देखा गया कि वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे की जो सेल थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। यहाँ पर हुआ क्या, जब यहाँ पर एनालिसिस किया गया तो दोनों सेल्समैन का जो एटीट्यूड था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया गया। एक बार हुआ क्या, जैसे इन्हीं सेल्समैन के लिए एक बार संडे का दिन था और मॉर्निंग के आई थिंक 7-8 बजे होंगे, काफी बारिश हो रही थी और वन ऑफ द सेल्समैन, द फर्स्ट सेल्समैन जिसकी सेल ज्यादा नहीं थी, वो उठा और उसने बाहर देखा तो काफी तेज बारिश हो रही थी। तो उसने ये सोचा कि यार आज संडे है तो वैसे भी सभी लोग जो हैं वो या तो अपने काम में ही बिजी होंगे या चर्च गए होंगे, टेंपल गए होंगे या अलग अलग जगह पे अपने काम निपटा रहे होंगे और वैसे भी बारिश हो रही है तो आज मुझे बाहर जाने का मतलब कोई सवाल नहीं उठता है, आज वैसे भी कोई सेल वेल होने नहीं वाली है। तो यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्ररी सेकंड सेल्समैन क्या कहता है, सेकंड सेल्समैन सुबह उठता है, देखता है बारिश हो रही है तो वो ये सोचता है कि कितना अच्छा मौसम है, आज बारिश वारिश हो रही है तो डेफिनेटली आज लोग भी अपने घर ही होंगे, बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनको जाकर जो भी मेरे प्रपोजल्स हैं उनके सामने रख सकता हूँ। उसने ये भी सोचा कि चलो लोग तो घर होंगे ही होंगे और दूसरे सेल्समैन भी घर ही होंगे क्योंकि वो भी बाहर सेल्स के लिए नहीं निकलेंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो वो आज क्रिएट हो गई है। ठीक है, सो आप सोच सकते हैं कि पहला सेल्समैन जो कि बारिश को देख के कहता है कि यार आज तो कुछ सेल वेल नहीं होने वाली, छोड़ देते हैं। दूसरा सेल्समैन कहता है कि यार आज ही का तो दिन है जब सबसे ज्यादा मैं सेल करूंगा क्योंकि आज लोग भी अपने घरों पे होंगे और दूसरे सेल्समैन भी नहीं होंगे तो कंपटीशन भी नहीं रहने वाला है। सो इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं वहां पर भी बहुत बार सिचुएशन ऐसे आएगी आपके सामने जब आपको लगेगा कि छोड़ना यार आज मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ, छोड़ना यार आज रिवीजन नहीं करता हूँ, छोड़ आज ये वीडियो नहीं देखता हूँ, आज अपना एमसीक्यू स्किप कर देता हूँ, आज हिंदू एनालिसिस को स्किप कर देता हूँ। ये सब चीजें आपके सामने आएंगी ही आएंगी, लेकिन वहां पर आपको जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। चीजों को देखने का जो जो सिचुएशन आपके साथ है उसको आप कैसे ऑप्टिमिस्टिकली लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। द हिंदू एनालिसिस का जो वीडियो है उसे डेली बेसिस पे जरूर देखिएगा बिकॉज यहाँ पर जो आपकी न्यूज होती है काफी इंपॉर्टेंट वो कवर कर ली जाती है। आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर क्या टेक्स्ट बुक पे आप ही पढ़ाने वाले हैं, तो यस टेक्स्ट बुक के ऊपर आई बी द फैकल्टी फॉर जो आपका यूपीएससी IAS 2022 का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी 200 प्लस क्लासेस जो है वो रहने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, नोट्स भी आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगे और टेक्स्टबुक.com पे ऑलरेडी अभी रिसेंटली जो पर्टिकुलर लाइव कोर्स है शुरू हुआ है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे जाकर और PL20 कोड को यूज कर लीजिएगा। काफी इनएक्सपेंसिव सा कोर्स है जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे साल की जो द हिंदू और PIB है उसको लेकर बेचिंतित हो सकते हैं क्योंकि वो सारा आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर एक बार मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है देन इन दैट सिचुएशन आपको दोबारा से अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको नोट्स बनाने हैं तो दोबारा से यहाँ पे अटेम्प्ट जरूर करिएगा और चाहे कितना भी, चाहे आप 10 on 10 भी क्यों ना करें, नोट सेकंड टाइम में जब आप वीडियो को देखेंगे जरूर बनाइएगा, फर्स्ट टाइम में मत बनाइएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछता है कि बताइए कि आसियान और बिम्स्टेक की ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि कॉमन कंट्रीज है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंट्रीज जो कि आसियान में भी है और बिम्स्टेक में भी, क्योंकि दोनों ही ग्रुपिंग काफी न्यूज में रहती हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर। जल्दी से सोच समझ के आंसर करिए, 10 सेकंड्स आपके सामने है, टाइम मैंने यहाँ पर आपका स्टार्ट कर दिया है। आंसर करिएगा कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि दोनों ग्रुपिंग्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। यहां पर याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि आसियान की जो मेंबर कंट्रीज है वो 10 कंट्रीज हैं, और रिसेंटली आसियान की एक मीटिंग जो थी चाइना के द्वारा होस्ट करी गई थी, और चाइना ने आसियान की कंट्रीज को कहा था कि भाई आप लोग क्वाड को मत ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो हमें परेशानी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आसियान की कंट्रीज सोच रही होंगे डेफिनेटली कि भाई चाइना जो है अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, क्योंकि अभी तक जो फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सारी आसियान की कंट्रीज है, इनको चाइना काफी परेशान करता था, चाहे वो स्पार्टली आइलैंड्स को लेकर हो, पासले आइलैंड्स को लेकर हो, स्कॉलबर्ग शोल को लेकर हो, इन सब रीजन की वजह से, क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर पूरा डोमिनेशन इसने करके रखा था। लेकिन अभी क्वाड का एक्सपेंशन जो है बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि आसियान मेंबर्स हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो कि बिम्स्टेक में भी है और आसियान के अंदर भी है। देखिए बिम्स्टेक में जो कंट्रीज को याद करना है वो तो इजी है, BIMST, ये आपके ग्रुपिंग का नाम है। इसी को हटा दीजिए, एक कंट्री का नाम बी से बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और यहाँ पे आपकी थाईलैंड, ठीक है। इसके अलावा 2 कंट्रीज और है जो कि हमारे छोटे छोटे नेबर्स हैं, नेपाल एंड बांग्लादेश। इस तरीके से बिम्स्टेक के सारे मेंबर्स आपको याद हो गए। अब आते हैं आसियान के मेंबर्स और देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन कौन है। कॉमन की बात करिए तो म्यांमार दोनों के अंदर है और थाईलैंड दोनों के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पर आसियान की 10 कंट्रीज जो है इसको याद रखने का तरीका है, MBBS पे टीवी गिरा और उसे LIC पॉलिसी को खरीदने के लिए कहा, ठीक है। तो जब MBPS पे टीवी गिरा तो उसे LIC पॉलिसी खरीदने के लिए कहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं। जितनी फनी स्टेटमेंट होगी उतना ही आपकी मेमोरी में वो लंबे समय तक के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इस तरीके की कोई फनी स्टेटमेंट बनाइएगा, और हो सकता है वो आपके लिए यूनिक हो सकता है। आपको यही स्टेटमेंट पसंद है तो आप इसी को याद रख सकते हैं, हो सकता है आपको कोई दूसरी स्टेटमेंट जो है वो इससे भी बेहतर लगे तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे MBBS पे टीवी गिरा तो उसे LIC पॉलिसी खरीदने के लिए कहा। तो MBBS में M क्या है, मलेशिया, B से क्या है, ब्रुनेई, फिर B से क्या है, बर्मा या म्यांमार भी कह सकते हैं, S से क्या है, सिंगापुर, P से क्या है, फिलीपींस, आगे चलते हैं, T से क्या है, थाईलैंड, V से क्या है, वियतनाम, I से क्या है, इंडोनेशिया, C से क्या है, कंबोडिया और L से क्या है, लाओस, ठीक है। सो दीज आर द 10 कंट्रीज जिसके नाम अब आपको याद हो गए। बिम्स्टेक भी मैं आपको बता चुका हूं कैसे याद करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज अगर आप नहीं लेके जाएंगे ना एग्जाम में सब मिक्स हो जाएगा। वहां पे सार्क की कंट्रीज, बिम्स्टेक की कंट्रीज, आपकी आसियान की कंट्रीज सब मिक्स होती चली जाएंगी। इसी वजह से स्ट्रेटेजी जो होती है एग्जाम के अंदर सबसे जरूरी होती है। बिम्स्टेक के भी 5 नाम तो यहीं से निकल आए, फिर नेपाल भूटान को ऐड कर लीजिएगा, इसी को काट दीजिए। MBBS पे टीवी गिरा तो उसको कहा कि भाई LIC की पॉलिसी खरीद लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, ये दीज आर द 10 कंट्रीज जो कि आसियान की ग्रुपिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इटांगाकी नेशनल पार्क के बारे में है। तो इटांगाकी नेशनल पार्क पूछा गया कहां पर लोकेट करता है, अरुणाचल में, असम में, मणिपुर, नागालैंड। 4 नाम आपके सामने दिए हैं। एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है जो कि पेरेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है, लेकिन आपको राज्य का नाम बताना था। अगर हम स्पीसीज की बात करें, इस पार्क के अंदर रेयर आपको हुलो गिबॉन मिल जाएंगे जो एक तरीके का मंकी होता है, गोल्डन लंगूर भी मिल जाएगा, हॉर्नबिल, एशियन पाम सिवेट, ब्लैक स्टोक टाइगर, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो मॉनिटर लिजर्ड जो काफी जहरीली होती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इवन पाइथन और स्लॉथ बियर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीजें सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में पूछा जाना कि कौन सा फ्लोरा फोना है, थोड़े से चांस उसके कम रहते हैं। लेकिन यस, ये कहां पर पाया जाता है पूछा जा सकता है। सो ये आपका पेरेन डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। नाम जो है इटांगाकी इज डिराइव्ड फ्रॉम जेमे डायलेक्ट ऑफ जेलेंग्रोंग ट्राइब। तो एक ट्राइब के नाम की जो बेसिकली उनकी जो लैंग्वेज, उनका जो डायलेक्ट है, वहां से ये जो नाम है डिराइव किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं यहाँ पे एक बार इसकी लोकेशन भी देख लीजिए, नागालैंड के अंदर है। यहां से आगे बढ़ते हुए, किस पर्टिकुलर राज्य ने अभी 2 नए नेशनल पार्क जो है वो ऐड किए बिल्कुल रिसेंटली, अभी ये जो राज्य था न्यूज में था, और साथ ही साथ इसके अलावा वो यहां पर देश के अंदर तीसरा बड़ा राज्य और यूटीज में मिला के तीसरी बड़ी ऐसी जगह बन गया है जिसके पास लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क इसके पास है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको लेकर। आपका टाइम भी अप हो चुका है। चलिए तो ध्यान यहां पर रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। असम के अंदर 2 नए नेशनल पार्क पिछले 1 हफ्ते के अंदर आपने सुना होगा, न्यूज में भी हमने देखा है ऐड किए गए। एक का नाम था, देखिए 5 तो पहले ही थे यहाँ पर, 6th रायमोना यहाँ पर ऐड किया गया, याद होगा 6th वन। 7th वन का नाम बताइए मेरे बताने से पहले, सोचिए।
दैट इज दहींग पटकई, दहींग पटकई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 5 तो पहले से ही थे, और अभी रिसेंटली जो है काजीरंगा भी काफी न्यूज में रहता है, काजीरंगा भी न्यूज में था, ये भी असम में लोकेट करता है, और आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका बर्ड एरिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा बताया गया, ये भी स्टेटस इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 तो 7 जो न्यू है उनके नाम मैंने आपको बता दिए, इवन एक काजीरंगा भी बता दिए। चलिए एक और भी बता देता हूँ, मानस। बाकी 5 में से 2 नाम मैंने आपको बता दिए, 3 जो बचे हुए उनके नाम मुझे बताइए, बाकी 3 कौन से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। असम में जो भी 3 बचे हुए नेशनल पार्क है उनके नाम। क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, करंट अफेयर सेक्शन से भी आ सकते हैं, ज्योग्राफी सेक्शन से भी मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए, वैसे मैं मैप आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज असम, काजीरंगा भी आपको दिख रहा होगा। यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द G20 कंट्रीज। तो इन चारों में से कौन सी G20 कंट्रीज है? आपके सामने जर्मनी दिया है, यूएसए दिया है, इंडिया है, जापान है। सोच समझ के बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। सो कौन कौन सी कंट्रीज होने वाली है? जर्मनी, यूएसए, इंडिया, जापान। चलिए देखिए, इंडिया का नाम तो आता ही है, तो आपको पता ही है, और यहाँ पर बाकी की जो कंट्रीज है, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये भी इसके अंदर है। इसके लिए मैं आपको एक फ्रेज बता देता हूं, जिससे कि आपको सारी कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे। सो यहाँ पे गुरु जी, सीता, अब एसएससी, एफसीआई में काम करती है। ठीक है, तो मान लीजिए सीता एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो यहां पर जो उनके मास्टर हैं, जो टीचर है, वो पूछ रहे हैं कि भाई सीता कहाँ काम करती है, तो आपने बताया कि गुरुजी सीता जो थी, जो क्लास में टॉप पोजीशन पे आती थी, वो अब एसएससी एफसीआई में काम करते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया और वो पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। गुरुजी में जी क्या है? जी स्टैंड फॉर जर्मनी। यू से क्या है? यू से यूएसए। आर से क्या है? रशिया। फिर यू से क्या है? यूके। अब आते हैं जे और आई। जे और आई क्या है? जापान एंड इंडिया। फिर सीता में एस क्या है? सऊदी अरेबिया। आई से इंडोनेशिया। टी से टर्की। ए से ऑस्ट्रेलिया। अब भी आएगा आगे। अब क्या है इसके अंदर? ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पे अर्जेंटीना। बी से ब्राजील, क्योंकि दोनों साउथ अमेरिका की आपकी, ये ब्राजील साउथ अमेरिका की आपकी कंट्री हो गई। अर्जेंटीना भी वहीं से आती है। फिर नेक्स्ट एसएससी, 2 एस है यहाँ पर, एक हो गया साउथ अफ्रीका का, एक हो गया साउथ कोरिया का। सी मतलब कनाडा। अब आते हैं एफसीआई के ऊपर। एफ क्या है? सी क्या है? और आई क्या है? एफ से हो गया फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से हो गया आपका मैक्सिको, ई से हो गया आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये नाम अब आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो यूपीएससी के अंदर है, पीसीएस के अंदर है, या फिर एसएससी के अंदर, कहीं पर भी ईपीएफओ के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, नाउ यू विल रिमेंबर दीज 20 नेम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मान लीजिए आप इमेजिन करिएगा कि आप जा रहे हो और आपके गुरुजी, आपके जो टीचर है, वो आपको रोकते हैं और पूछते हैं कि आपकी क्लास में सीता हुआ करती थी, जो टॉपर रहा करती थी, वो अभी कहां पर है? तो आपने बताया कि वो तो एसएससी एफसीआई में काम करती है, मतलब उनका गवर्नमेंट का जो एग्जाम था एफसीआई का या एसएससी का, वो क्रैक हो गया और वो वहां पर पोस्टेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से ये आगे बढ़ते हुए। वैसे यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। एक बार मैप भी दिखा देता हूं, और यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माधव नेशनल पार्क इज लोकेटेड है। माधव नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, सोच समझ के आंसर करिएगा। माधव नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है? बेसिकली इट इज इन द शिवपुरी टाउन। शिवपुरी टाउन कहां पर है? अभी तो थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। अपर विंध्या हिल्स मध्य प्रदेश के अंदर लोकेट करता है। सो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बी। इसको नेशनल पार्क का स्टेटस भी 1958 में दे दिया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। द पार्क वॉज द हंटिंग ग्राउंड ऑफ मुगल एम्पर जो थे, और खासतौर पे महाराजा ग्वालियर जो थे, यहां पर हंटिंग करने के लिए आया करते थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। द पार्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई डेसिजुअस। तो फ्लोराफोना की बात करें तो यहाँ पे ड्राई थोर्नी फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, नील गाय मिल जाएगी, चिंकारा एंड जो डियर होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर पीवीटीजी जो है, पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि आपके किसके द्वारा? देबार कमीशन के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे पीवीटीजी जो है सहारिया करके, जो आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, माधव नेशनल पार्क कहां पर है? म से माधव या एम से माधव, एम से मध्य प्रदेश, ये आपका लोकेट करता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए, जो 100 डेज और 200 डेज की सीरीज का क्रैश कोर्स है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। एंड नाउ डेली बेसिस पे अगर आपको असाइनमेंट्स करने हैं और आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आपकी प्रिपरेशन के अंदर हो सके, देखिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो करते रहिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि डेली बेसिस पे
एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल के तौर पर आपकी तैयारी जो है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जाए, देन यू कैन गो फॉर द क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज। क्योंकि जो आपकी यूजुअल प्रिपरेशन चल रही है उसके अंदर एक बूस्ट को ये क्रैश कोर्स आपके लेकर आ सकते हैं। इवन स्टैंड अलोन भी अगर आप करना चाहें कि आप ये कोर्स करके जाना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट अलोंग विद द करंट अफेयर्स जो मैं आपको यहां पर कराता हूं। जो भी एक्स्ट्रा स्टडी करनी होती है बुक्स में से वो भी मैं इसमें आपको बता दूंगा। साथ ही साथ जो डेली बेसिस पे वीडियोस होंगे वो आपको यहां पर जरूर करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आपका 500 डेज का कोर्स है मिशन यूपीएससी 2022, जिसमें आप एनरोल करा सकते हैं ताकि 2022 के लिए जो प्री कम मेंस की आपकी तैयारी है वो एक बेहतर तरीके से हो सके, सो दैट आपका एक वन लोकेशन के ऊपर ही सारी चीजें आपके सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं वो तैयार हो सके। इसमें एनसीईआरटी से लेके जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपकी प्रिपेयर कराई जाती हैं। एडवांटेज ऑफ दीज कोर्सेज कि आपको यहाँ पर क्लास लेक्चर जो है वो तो दिए ही जाते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज के लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। तो दो तरीके के वीडियोस आपको मिलते हैं, क्लास लेक्चर जैसे कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको मिलते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है वो कराई जाती है, लेकिन एमसीक्यू के वीडियोस भी होते हैं। क्योंकि देखिए पहला स्टेप ही हमारा प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स के अंदर हम एमसीक्यू को सोल्व नहीं कर पाएंगे या हमें उसकी आर्ट नहीं आती एमसीक्यू को सोल्व करने की, तो ना ही आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा और इंटरव्यू में तो वैसे ही नहीं मौका मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर पहला स्टेप जो आपका है वो एमसीक्यू का ही है। तो एमसीक्यू को सोल्व करने की आर्ट जो है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज जो है आपकी अगर वो आप एमसीक्यू को सोल्व करने में नहीं यूज कर सकते तो उस नॉलेज का कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। बट यस, अगर मिनिमम नॉलेज भी आपको है और अगर आप उस मिनिमम नॉलेज से एमसीक्यू को सोल्व कर जाते हैं और प्रीलिम्स के अंदर प्रीलिम्स की कट ऑफ से ऊपर स्कोर ले आते हैं, देन ऑफकोर्स आपका जो राइटिंग का जो मेंस का एग्जाम होता है वो आपको वहां पर बैठने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है एरएलसी को लेकर पूछा गया। एरएलसी को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक सॉल्ट वाटर बॉडी है, हो सकता है ये सेंट्रल एशिया में है, ये भी हो सकता है, और ये इसकी जो बेसिन है वो अफगानिस्तान में भी फॉल करती है। सोचिए एरएलसी के बारे में, ये कहां पर फॉल करता है, क्या ये सेंट्रल एशिया में या कहीं और है, क्या ये सॉल्ट वाटर बॉडी है या फिर इसकी जो आपकी जो इसका बेसिन एरिया है वो अफगानिस्तान में फॉल करता है। सो यस, इट्स अ सॉल्ट वाटर बॉडी जो कि कहां पर है, सेंट्रल एशिया के अंदर है। तो पहली जो दो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो गई आपकी, और ये जो है बेसिकली ज्यादातर जो फॉल करते हैं कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में ये इसकी एक लेक फॉल करती है। द नेम अगर बात करी जाए इसका जो अरल रखा गया है इसका मतलब क्या, ये भी वैसे पता होना चाहिए। तो अरल जो है ये आपका इसका मतलब होता है सी ऑफ आइलैंड्स, एक ऐसा सी जो कि आइलैंड्स का है। तो वेरियस आर्किपेलागो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, टर्किक लैंग्वेज में बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन है किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें 1100 के आसपास जो आइलैंड है, डॉटेड आइलैंड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और बेसिन कंट्रीज की बात करें तो बेसिन कंट्रीज में अफगानिस्तान तो आती है, साथ ही साथ ईरान हो गया, और जितने भी स्थान है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एक्सेप्ट पाकिस्तान वो यहाँ पर आते हैं, और रशिया भी इसमें आते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपकी एरएलसी को लेकर सही हो जाती है। एक बार जल्दी से यहाँ पर मैप के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द डॉटेड वन, राइट। चलिए इसके वेस्ट में कैस्पियन सी भी है, ईस्ट में लेक आपकी कौन सी है, बलकाश। या फिर इसमें से कौन सा रामसर कन्वेंशन में नहीं है, तीन यहाँ पर नाम दिए, वुलर दिया है, सोमरीरी दिया है, रेणुका दिया है। सोच समझ के आंसर करें कि इसमें से रामसर कन्वेंशन में कौन सा नहीं है पूछा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रामसर कन्वेंशन के अंदर हैं, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन वेरियस रामसर साइट्स है इंडिया के अंदर। इंडिया हैज एडेड 10 मोर वेटलैंड्स टू द साइट्स प्रोटेक्टेड बाय द रामसर कन्वेंशन। और यहाँ पर महाराष्ट्र के द्वारा भी एक लिस्ट जो थी वो दी गई। इवन महाराष्ट्र के जो नंदूर है वो भी इसमें है, पंजाब के यहाँ पर केशवपुर मियानी जो है वो इसमें डाला गया है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नंगल को इसमें डाला गया है, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपनी लिस्ट दी है। द अदर 27 रामसर साइट्स जो है वो कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, केरला, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और अभी 10 नई वेटलैंड्स जो मैंने आपको नाम बताया जो कि महाराष्ट्र, पंजाब से आती है और यूपी के अंदर भी है, वो नाम यहाँ पर सबमिट करे गए। तो वुलर जो है ये भी आपकी रामसर कन्वेंशन के अंदर है, तो ये भी नॉट अंडर, ये भी गलत हो जाएगा। सोमरीरी भी इसके अंदर है, रेणुका भी अंदर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव जो है वो किसमें, रामसर कन्वेंशन में। क्योंकि यहां पर पूछा था कि इनमें से कौन सा रामसर कन्वेंशन में नहीं है, और देखा जाए तीनों रामसर कन्वेंशन में, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगर ये पूछा होता इनमें से कौन से रामसर कन्वेंशन में है तो तीनों होते, तो फिर क्या आंसर होता, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दीज आर द रामसर साइट्स। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट मुकंदरा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है
सो ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेट करता है। इट इज येट टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी तक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना नहीं है। इट इज येट टू बिकम अ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी इसका बनना अभी बाकी है। तो मुकंदरा हिल नेशनल पार्क के बारे में सोचिए क्या स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक होगी, फिर वन बाय वन यहाँ पर आंसर को देखते हैं। सो क्या ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेट करता है, तो यस पहली जो स्टेटमेंट आपकी वो सही हो जाती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस इसे दिया जा चुका है, इवन टाइगर रिजर्व का स्टेटस भी इसे दिया जा चुका है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस इसे 1955 में दिया जा चुका है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसी गलत हो जाती है। और नेशनल पार्क जो है ये बना था 2004 के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ टाइगर रिजर्व की बात करी थी, ये स्टेटस 2013 में दिया गया और राजस्थान के अंदर ये लोकेट करते, तभी झालावाड़ जो है डिस्ट्रिक्ट आपका करेक्ट हो जाता है। और 2013 के अंदर जो इसे लेकर आया गया टाइगर रिजर्व के तौर पे, ये तीसरा टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान का, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, कौन कौन सी रिवर इसमें से होकर जाती है, तो चंबल हो गई, कली, आहू, रमजान रिवर जो है वो इसमें से होकर जाती है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भी यहाँ मिल जाएगा, इंडियन वुल्फ जो है, इंडियन लेपर्ड, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है मुकंदरा नेशनल पार्क को लेकर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि न्योम सिटी के बारे में पूछा गया कि कहां पर ये ओपन होती है, ठीक है। क्या ये ब्लैक सी में ओपन होती है, क्या ये रेड सी में ओपन होती है, मेडिटेरेनियन के अंदर ओपन होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। न्योम एक प्लान्ड क्रॉस बॉर्डर सिटी है, ये तबूक प्रोविंस में फॉल करती है, नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया के अंदर। और क्योंकि सऊदी अरेबिया का नाम मैंने आपको बताया तो कुछ हिंट आपको लग गया होगा। सो करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सोचिए। द सिटी ओपन्स टू द रेड सी एंड स्ट्रेट ऑफ तिरान एंड द बॉर्डर बाय इजिप्ट, इजराइल और जॉर्डन पे ये बॉर्डर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे न्योम सिटी के बारे में पूछा था कहां पर ओपन होती है। सो दिस इज द सऊदी अरेबिया की जो यहाँ पे न्योम सिटी है, गल्फ ऑफ अकाबा आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज जो है इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सिनाई पेनिनसुला भी आपको काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि काफी इजी भी है। बसांचार आइलैंड को लेकर है, किसको बिलोंग करते हैं, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, इंडिया को या म्यांमार को। बसांचार आइलैंड अभी जो थे, जो आप रोहिंग्या रेफ्यूजीज है उनको लेकर काफी न्यूज में थे, क्योंकि रोहिंग्या रेफ्यूजीज को इन बसांचार आइलैंड पे जो टाइम टू टाइम सबमर्ज करते रहते हैं, जैसे ही मॉनसून आता है पानी ज्यादा आता है ये सबमर्ज कर जाते हैं, पानी के नीचे चले जाते हैं। और यहाँ पर रोहिंग्या रेफ्यूजी को रखा गया था, तो कुछ एक्टिविस्ट ने कहा कि भाई ये चीज जो है ये सही नहीं है, जो कि बांग्लादेश के द्वारा करी जा रही है। तो किसको बिलोंग करता है, बांग्लादेश को बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा, इट इज द साइट वेयर बांग्लादेश हैज बिगन सेंडिंग रोहिंग्या रेफ्यूजीज फ्रॉम द ओवर क्राउडेड कैंप्स एट कॉक्स बाजार के अंदर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से बासंचार के अंदर इनको भेजना शुरू किया गया, ठीक है। बासंचार इज लेस एन आइलैंड एंड मोर लाइक अ मड फ्लैट, और वल्नरेबल है काफी वाटर टाइड्स की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, और वैसे भी यास की जो प्रॉब्लम थी वो भी आजकल चल रही थी, जो साइक्लोन है आपका, तो अपने आप में काफी डेंजरस जगह हो जाती है। आंसर तो खैर बी हो जाएगा। लोकेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज बांग्लादेश, ये आपका सुंदरबन वाला रीजन, और ये आपका हो जाता है बासंचार आइलैंड। चलिए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे और फिर मैं आपसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन दूंगा। मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको अब मिल जाता है, जो हिंदू एनालिसिस हम करते हैं उसको बिल्कुल मिस मत करिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है या चैनल नहीं मिल रहा तो मुझे जरूर बताइएगा, आई विल सेंड यू द लिंक। आसियान बिम्स्टेक के बारे में डिस्कशन किया, तो कौन कौन सी दो के बीच में कॉमन कंट्रीज है, यहाँ पे म्यांमार और थाईलैंड की बात हुई थी, और याद रखने का तरीका बताया था, MBBS पे टीवी गिरा तो उसे LIC ले लेना चाहिए, ठीक है। MBBS पे टीवी गिरा तो LIC ले लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था इटांगाकी नेशनल पार्क के बारे में, तो ये कहां पर लोकेट करता है, नागालैंड के अंदर। जो जगह थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी थी। देन हमने देखा था कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें अभी 2 नए नेशनल पार्क आए, तो 5 के नाम आप मुझे बताने वाले, जिसमें से 2 वैसे मैंने आपको बता दिए, 3 के नाम बताइएगा। रेमोना वाज द 6th वन, और आपका 7th वन जो था वो था दिहिंग पटकई, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमारा डिस्कशन जो था हुआ था, जिसे मैंने आपको G20 कंट्रीज के जो नाम है वो मैंने आपको बताए थे, और मैंने याद रखने का तरीका जो था वो भी यहाँ पर बताया था, जिसके अंदर नाम क्या था, गुरुजी सीता अब SSC FCI के अंदर काम करती है, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका था, ध्यान रखिएगा, जिससे G20 कंट्रीज के सारे नाम आपको याद होने वाले हैं। इसके बाद डिस्कशन हमारा जो हुआ वो था माधव नेशनल पार्क के ऊपर। तो माधव नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, ये चीज मैंने आपको बताई थी। एंड देन मैंने आपको इसकी लोकेशन जो थी वो भी मैप के ऊपर दिखा दी थी, शिवपुरी के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कशन जो था वो किया था क्रैश कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वहां पर भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री ये सभी क्लास लेक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है, MCQ के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, इवन आपको जो मैप की क्लासेस है वो भी वहां पर मिल जाती है। चलिए इसके बाद डिस्कशन जो है हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, जहां पर हमने RLC के बारे में देखा था। RLC का क्या मतलब था, क्या था यहाँ पे, सी ऑफ आइलैंड, सॉल्ट वाटर बॉडी है सेंट्रल एशिया के अंदर, और जो बेसिन है वो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, साथ ही साथ ईरान और रशिया तक जाती है। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन इसके अंदर हुआ था
यहाँ पर रामसर कन्वेंशन को लेकर, जिसके अंदर वुलर, सोमरीरी, रेणुका तीनों ही इसके अंदर हैं, तो नॉट पूछा था तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा। कौन सी इसमें नहीं है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही इसके अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा डिस्कशन हुआ था यहाँ पे मुकंदरा नेशनल पार्क को लेकर, तो झालवाड़ के अंदर लोकेट करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है और टाइगर रिजर्व भी बन चुका है। कब कब? 1955 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था और 2013 के अंदर ये आपका टाइगर रिजर्व जो है तीसरा टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर बन चुका है। फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, नियोम सिटी कहां पर ओपन होती है? रेड सी के अंदर, साथ ही साथ जो आपकी गल्फ ऑफ अकाबा जो थी, और साथ ही साथ यहाँ पे सिनई पेनिनसुला, वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया था। फाइनली भाषणचार आइलैंड के बारे में डिस्कशन हुआ था। भाषणचार आइलैंड जो है किसको बिलोंग करते हैं? बी से भाषण, बी से बांग्लादेश, याद रखिएगा रोहिंग्या रिफ्यूजीज को यहाँ पर रखा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। आपके मैराथन सेशंस आई होप आप जरूर करेंगे, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। दीज मैराथन सेशंस जो है ये आपको लगेगा कि यार टाइम हमारा लग रहा है, लेकिन दो चीजें करिएगा। एक चीज इसको मिस नहीं करना है, रीजन इज क्योंकि इससे रिवीजन आपकी होती है, और रिवीजन यूजुअली हमारा ब्रेन हमें कहता है छोड़ना, ही तो चीजें मुझे पता है, लेकिन वही चीजें फिर एग्जाम में भी ऐसा लगता है यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो वो चीज अगर आप नहीं चाहते आपके साथ हो तो रिवीजन करना जरूरी है। सेकंड, जो 50 क्वेश्चन आपको आपके सेशन में दिए जाते हैं, यूजुअली आपको 50 दिए जाते हैं, तो आप अपना कट ऑफ भी लेकर चले, क्योंकि 50 क्वेश्चन का मतलब है ये 100 मार्क्स के हैं, तो इसमें से कोशिश करें कि कम से कम 60 से अबव आपका स्कोर है, क्योंकि वही इसके अंदर कट ऑफ रखी जाती है। तो अपना स्कोर भी जरूर कैलकुलेट करें, क्योंकि आपके मैराथन सेशन के अंदर अगर वो वीकली मैराथन है तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, अगर वो मंथली मैराथन है तो उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से 60% का स्कोर आप लेकर चला करें। चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको प्रीलिम्स में आंसर करना है, देखिए एक तो दो चीजें करिएगा, एक तो अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आउट ऑफ 10 आपने कितना टारगेट सेट किया था और कितना स्कोर किया, ये चीज जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ भाषाचार आइलैंड क्या है इसके बारे में लिखिएगा, मैंने आपको काफी सारी चीजें इसके बारे में बताई है। लोकेशन बताइएगा पहले तो, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं और इसका यूज जो है वो किस चीज के लिए आजकल किया जा रहा है, ठीक है, सबमर्ज करते या नहीं करते, ये सब चीजें भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब के अंदर कर सकते हैं। मेंस का आपका ये ग्रुप है, दिस इज फॉर द इंटरव्यू, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदू एनालिसिस जो है उसके अंदर दे देता हूँ। दिस इज द सेकंड चैनल जहाँ पे आपको हिंदू एनालिसिस मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिए, कितना आपने स्कोर किया है, 6 अच्छे से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सेकंड टाइम जब आप वीडियो को देखेंगे अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज वही नोट्स आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। Please do like and share the video because that motivates me as well as my team. Thank you once again for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye. I'll see you tomorrow with new questions and new news.